हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQIAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो भाई, भारत में अगर आप रहते हैं या भारतीय समाचार पत्र, भारतीय टीवी, भारतीय सोशल मीडिया कुछ भी देखते हैं, तो यह तो संभव नहीं है कि आपने अनंत अंबानी की शादी के बारे में ना सुना हो। भारत के जो सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक शुमार किए जाते हैं मुकेश अंबानी साहब, उनके पुत्र हैं अनंत अंबानी, जिनका हाल ही में विवाह हुआ राधिका मर्चेंट जी के साथ। और भाई, काफी समय से इनके विवाह की तैयारियां चल रही थी, बहुत सारे प्री वेडिंग इवेंट्स हो चुके थे। और एक चीज जिसको लेकर आमतौर पे हर जगह बहुत ज्यादा चर्चा हुई, वो थी इस विवाह समारोह की भव्यता, है ना भाई। आप हालांकि मुकेश अंबानी देश के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं और विश्व के सबसे अमीर लोगों में से भी एक शुमार किए जाते हैं, बहुत बड़े उद्योगपति हैं। तो इस बात की संभावना थी कि भाई इनके पुत्र का जो विवाह है वो बहुत बड़े स्तर पे होगा, वो बहुत बड़ी शादी होगी। लेकिन अंबानी साहब ने अपने इस पुत्र की शादी में, अनंत अंबानी की शादी में भव्यता की बहुत सारी सीमाएं पार कर ली। और आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि न सिर्फ भारतीय क्रिकेट के सारे बड़े सितारे, भारतीय सिनेमा के सारे बड़े सितारे, बल्कि यहां तक कि विदेशों के भी जो बहुत बड़े बड़े स्टार होते हैं, चाहे वो किम कार्दाशियन हो, चाहे वो जस्टिन बीबर हो, चाहे वो रिहाना हो, सभी ने किसी ना किसी प्रकार से अंबानी साहब के पुत्र की शादी में परफॉर्म किया। भारतीय फिल्म जगत और संगीत जगत को तो आप छोड़ ही दीजिए, मतलब वो तो पूरा का पूरा ही यहां पर उपस्थित था। तो इस भव्यता को लेकर, अब भाई ये तो संभव नहीं है कि हमारी नजर से न्यूज बच गई हो, लेकिन इस भव्यता का अगर हम यूपीएससी के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करें कि भारत जैसे एक देश में जहां पर एक बहुत बड़ी आबादी बहुत गरीब है, जहां पर एक बहुत बड़ी आबादी निर्धनता में रहती है, वहां पर इस आर्थिक भव्यता को अगर हम देख के समझने की कोशिश करें, तो यूपीएससी के दृष्टिकोण से इसमें से कौन कौन से बिंदु हमको याद रखने चाहिए या फिर समझने चाहिए, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बाकी जो है, देखिए, इसमें हम प्रयास ये करेंगे, जैसा मैं आपको अपनी क्लासेस में भी हमेशा कहता हूं, कि आपको यूपीएससी की तैयारी करते हुए कभी भी उद्योग विरोधी नहीं होना है। ये याद रखिएगा, आजकल एक बड़ा फैशनेबल ट्रेंड चला हुआ है कि भाई हम ये कहते हैं कि सारे उद्योगपति बड़े दुष्ट हैं, उन पर जो है बहुत सारी कार्रवाई की जाए, उनकी संपत्ति छीन ली जाए। ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई उचित सही बात नहीं है। तो इस बात को भी समझने की आवश्यकता है। हां, लेकिन यह है कि हमको एक संतुलित अपना विचार रखना चाहिए, ना कि हम एकदम पूरी तरह से भावनात्मक उत्तर लिखना शुरू कर दें कि देश में लोग भूखे मर रहे हैं और देखिए अंबानी अपनी शादी पे करोड़ों खर्च कर रहे हैं। इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इस शादी से को लेकर, या फिर केवल अंबानी साहब की शादी नहीं, किसी भी तरह के भव्य समारोह को लेकर यूपीएससी की तैयारी के दृष्टिकोण से हमको क्या मतलब निकालना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। छोटा सा एक सामाजिक टॉपिक है, आर्थिक सामाजिक टॉपिक है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं, इसको शुरू करने के पहले, कि भाई हमारा प्रतिज्ञा बैच जो है, P2I बैच का जो प्रतिज्ञा वर्जन है, वो कल सुबह 8 बजे से शुरू हो रहा है। एजे लाइव कोड लगा के 27,999 में आप जुड़ सकते हैं। तो भाई प्रतिज्ञा का मतलब ये है, आप जानते हैं इसमें क्या क्या चीजें मिलती हैं P2I में। तो रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, प्री मेंस इंटरव्यू सबको कवर करेगी आपकी पूरी तरह से। मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे प्री और मेंस के क्वेश्चंस का आपको डेली समाधान मिलेगा। इसके अलावा जो है आपको प्री मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी, 18 किताबें आपके घर पहुंचेंगी। और अगर आप प्री क्वालिफाई करेंगे तो एक तो आपको हम दिल्ली बुलाएंगे, आपका रहना खाना पढ़ना सब कुछ इसी खर्चे में समावेशित होगा। और दूसरा, ये खर्चा भी आपका शून्य हो जाएगा, क्योंकि जो फीस आपसे चार्ज की गई है वो सारी फीस आपको हम रिफंड कर देंगे अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं। तो अगर मेहनत करने का जज्बा है, यूपीएससी निकालने की इच्छा है, तो इससे बेहतर कोर्स आपको नहीं मिलेगा, पूरी तरह से फ्री हो जाएगा। तो आज के आज एजे लाइव कोड लगाइए, 27,999 में जुड़ जाइए, क्योंकि कल सुबह 8 बजे इसकी क्लास शुरू हो जाएगी। चलिए भाई, तो अब आते हैं अनंत अंबानी के विवाह को लेकर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अब इस विवाह पर कुल कितना खर्चा हुआ, इसको लेकर तो अटकलों का बाजार गर्म है। कुछ लोग कह रहे हैं 5,000 करोड़ का खर्चा हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं 2,000 करोड़ का खर्चा हुआ। लेकिन हम ये तो मान ही सकते हैं कि बहुत बड़ी रकम इसमें खर्च हुई, क्योंकि जितने बड़े बड़े अंतरराष्ट्रीय सितारों ने आकर परफॉर्म किया, अपना प्रदर्शन दिया, निश्चित तौर पे इसमें एक बहुत बड़ी रकम खर्च हुई। अब सबसे पहली चीज जो ये शादी हमारे को सोचने पर मजबूर करती है, वो है भारत में एक बहुत बड़ी आर्थिक असमानता जो है। मेरे ख्याल से ये पॉइंट तो आप समझ ही सकते हैं
कि भाई एक इतनी बड़ी आर्थिक असमानता भारत में है कि हम एक तरफ कहते हैं कि भारत में बहुत ज्यादा गरीबी है, वहीं दूसरी ओर भारत में उस तरह के लोग भी हैं जो अपने घर की एक शादी पर एक इतनी बड़ी रकम खर्च कर सकते हैं, जो अपने घर की शादी, एक शादी का मेरे ख्याल से कई महीनों से शादी के इवेंट्स चल रहे थे। ये शादी अपने आप में एक पूरा इवेंट थी जो कई महीनों तक चली। कई सारे प्री वेडिंग इवेंट्स हुए भारत में, भारत के बाहर, और अब जाकर आखिरकार ये शादी संपन्न हुई। तो एक आर्थिक असमानता भारत में कितनी ज्यादा स्टार्क है, भारत में कितनी ज्यादा एक अद्भुत आर्थिक असमानता है, उसका यह परिचायक है। इस बात को लेकर बहुत सारी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, आप लोग जानते हैं। एक ऑक्सफैम की रिपोर्ट थी जो बड़ी चर्चित हुई थी कि किस तरह से 1% लोगों के पास 40% से ज्यादा संपत्ति है। ये बातें हम लोग सब जानते हैं। तो अब इसमें आप कभी भी आर्थिक विषमता का उदाहरण दें तो आप अंबानी परिवार के पुत्र की शादी का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, इस शादी के पक्ष और विपक्ष दोनों के बारे में हमको तर्क समझना जरूरी है। तो मतलब पक्ष विपक्ष तो क्या भाई, उनका परिवार है, वो जैसा करना चाहें करें, लेकिन क्या भारत जैसे समाज में इस तरह की शादियां करना उचित है? ये पक्ष या विपक्ष में इसके तर्क को हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं पक्ष के तर्क की बात करूं तो भाई पक्ष में पहला तर्क तो यह है कि यार उनका पैसा है, वो जैसे चाहें खर्च करें। पहला तर्क जो है वो तो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है दिमाग में, अरे यार अंबानी का पैसा है ना, थोड़ा ना हमसे लिया है उसने पैसा, या फिर किसी और व्यक्ति से पैसा लिया गया है। भाई उनका धन है कि ये जो है ये उनकी निजी संपत्ति है, और ये भारत में निजी संपत्ति पर व्यक्ति को पूर्ण अधिकार का एक उदाहरण है कि नहीं है? कि भाई भारत में हमारे यहां हम कोई ऐसे कम्युनिस्ट सरकार तो है नहीं कि निजी संपत्ति का हम अधिकार नहीं देते या फिर संपत्ति कहां प्रयोग होगी उस पर हम कोई प्रतिबंध लगाते हैं। हमारे यहां एक हम निजी संपत्ति का अधिकार हमारा संविधान देता है, और अपनी निजी संपत्ति को हम कहां कैसे खर्च करते हैं यह अधिकार भी हमको संविधान देता है। तो भाई ये भारत में निजी संपत्ति को आप जैसे प्रयोग करना चाहो वैसे प्रयोग करने का अधिकार है, और ये एक भारत की जो एक हम कह सकते हैं आर्थिक स्वतंत्रता को दर्शाता है कि हम आर्थिक तौर पे एक कठोर देश नहीं है, हम एक ऐसे देश हैं जो देशवासियों को अधिकार देते हैं कि आपके पास संपत्ति है, आपको उसका जो करना है कीजिए, आपकी निजी संपत्ति में सरकारें दखल अंदाजी नहीं करेंगी। यह बात क्लियर हो गई। पहला बिंदु तो यह है। दूसरा बिंदु यार जो मैं आपको इकोनॉमिक्स की क्लासेस में हमेशा समझाता हूं कि अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे खर्च बढ़ेगा, ठीक है, वैसे वैसे अगर खर्च बढ़ेगा, उपभोग बढ़ेगा, तो देश का आर्थिक विकास बढ़ेगा, देश में आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी, जो कि बहुत अच्छी चीज है। इसको आप ऐसे समझिए कि भाई मुकेश अंबानी साहब ने अपने घर में शादी करी, मान लेते हैं कि उन्होंने कुछ हजार करोड़ रुपए इस पर खर्च किए, जैसा कि कहा जा रहा है, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, लेकिन ये कुछ हजार, अब सारा काम मुकेश अंबानी ने खुद ने तो किया नहीं होगा। भाई इनके परिवार में ये महाविस्तृत शादी करने के लिए कई हजार लोगों को कई महीने तक काम मिला होगा। बात मानते हो कि नहीं मानते हो? भाई केटरर से लेके, सजावट वाले से लेकर, गाड़ियों के सप्लायर से लेकर, म्यूजिक वालों से लेकर, हर इंडस्ट्री को बहुत सारा काम मिला, हर इंडस्ट्री में पैसे का प्रवाह हुआ, हर इंडस्ट्री में रोजगार मिला। और मान लीजिए, और ये प्रवाह जो होता है ये निचले स्तर तक भी जाता है। भाई अंबानी के घर पे भी जो सजावट हुई वो की बहुत बड़े बड़े लोगों ने होगी, लेकिन मजदूर तो उन्होंने भी लगाए होंगे ना, तो सबको काम मिला। तो कोई भी एक वेल्दी आदमी, कोई भी एक अत्यधिक धनवान व्यक्ति जब इस तरह का खर्चा करता है तो देश में आर्थिक गतिविधि में वृद्धि होती है, और आर्थिक गतिविधि में वृद्धि तो बहुत अच्छी चीज है। उससे अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त पैसा आता है, उससे अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त रोजगार आता है, थोड़े ही समय के लिए उछाल आता है। आपको याद होगा चुनाव के समय भी आपको मैंने एक बार यह पढ़ाया था कि चुनावों का आर्थिक तौर पर सकारात्मक प्रभाव यह होता है। भाई जब चुनाव होते हैं तो सारी पार्टियां अपने झंडे बनवाती हैं, अपनी टी शर्ट बनवाती हैं, अपने विज्ञापन देती है, उससे अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधि बढ़ती है, अर्थव्यवस्था में पूंजी का प्रवाह बढ़ता है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। तो निश्चित तौर पे बड़ा खर्चा हुआ तो ये एक प्रकार की आर्थिक गतिविधि जो है ये भी यहां पर मानी जा सकती है। इसके अलावा अगर मैं पक्ष के बिंदुओं की ही बात करूं तो पक्ष में एक बिंदु यह भी है कि भारत का एक अंतरराष्ट्रीय कद जो है, केवल भारत का नहीं, हालांकि भारत के एक उद्योगपति का एक जो अंतरराष्ट्रीय तौर पर उनकी पकड़ है वो भी स्थापित होती है। देखिए इस बात को समझिए, क्योंकि मैं बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय अखबार पढ़ता हूं,
तो भाई ये बात स्पष्ट है, ये एक ऐसी शादी है जिसको शायद दुनिया के लगभग सभी देशों के अखबारों में कवर किया गया है। मैं जैसे बीबीसी ने इसको एक्सटेंसिवली कवर किया है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको कवर किया है, इकोनॉमिस्ट ने इसको कवर किया है, और बहुत सारी जगह यह कहा जा रहा है कि भाई ऐसे लोग जिन्होंने कभी अंबानी का नाम भी नहीं सुना था, वो बस ये मानते थे कि कोई भारत का उद्योगपति है, पता नहीं कौन है। वैसे आप जानते हो क्या ब्रिटेन में कौन बड़े उद्योगपति हैं? आप भी नहीं जानते होंगे। उन सबने अंबानी का और भारत में इतना बड़ा भी कोई आदमी रहता है इसके बारे में सुन लिया। तो एक तरह से जो आप, और भाई ये एक अच्छी चीज है ना, अब लोग इसको देखेंगे, भैया अंबानी हैं, इनके घर में ऐसी शादी हुई, तो लोग उसके बाद भारत के उद्योग जगत को भी के बारे में भी पढ़ेंगे कि भाई भारत में ऐसा क्या काम धंधा होता है, अंबानी क्या करते हैं। भारत के औद्योगिक जगत में यह संभव है कि कोई औद्योगिक घराना इतने पैसे बना ले कि वो इतनी विस्तृत, इतनी वृहद शादी कर पाए। तो एक प्रकार से भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि जो है वो भी अब मतलब कम से कम प्रचारित होती है। अब उसको आप कैसे लेंगे आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन एक अंतरराष्ट्रीय छवि जो है भारत की निश्चित तौर पर प्रचारित होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब आते हैं विपक्ष पे। पक्ष के बिंदु तो समझ लिए, अब आते हैं यार इस शादी में कुछ जो आलोचनात्मक बिंदु आ रहे हैं वो क्या हो सकते हैं, इसके विपक्ष जो है में क्या कहा जा सकता है। तो भाई विपक्ष में एक तो संपत्ति का जो मार्क्सवादी एक जो हम कहते हैं विवरण होता है कि भाई कोई भी अमीर आदमी संपत्ति कमाता है जब वो कुछ गरीब लोगों के अधिकारों को छीन लेता है। तो भाई एक तरह से हम ये कह सकते हैं जहां पर देश में भुखमरी है वहां पर क्या आप ये कह सकते हैं कि अंबानी ने अपनी संपत्ति किसी भी गरीब आदमी का अधिकार मारकर किसी भी तरह से अपने राजनीतिक प्रभाव का उपयोग किए बिना कमाई है? ये तो आप नहीं कह सकते। तो ऐसे में क्या यह संपत्ति उनकी है या इस संपत्ति को बनाने में बाकी देश और समाज और गरीबों ने भी योगदान दिया है? तो संपत्ति की निजता का जो अधिकार है उस पर एक सवाल उठ जाता है। यही वाली बात है कि यह संपत्ति जो है यह किस हद तक निजी होनी चाहिए, इसके निजी होने का एक औचित्य जो है कि केवल उन्होंने अपनी विलासिता के लिए इतनी बड़ी रकम खर्च करी, तो ये क्या ये उचित है? और खास तौर पे भारत जैसे देश में जहां इतने ज्यादा लोग बेहद गरीबी से जूझते हैं, ये थोड़ा सा जिसको हम कहते हैं क्रूर लगता है। ये एक सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पर क्रूरता की निशानी है कि आप जो है आप अपनी विलासिता के लिए इतना खर्चा कर सकते हैं, जबकि आपको पता है कि आपके देश और समाज में क्या हालात हैं, आप उन सामाजिक वास्तविकताओं से अभिनंगे हैं। ये भी दिखाता है कि संपत्ति, क्योंकि याद रखिए हालांकि संपत्ति का पुनर्वितरण बड़ा विवादास्पद विषय रहा है इस चुनाव में, लेकिन भारत के संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें भी लिखा हुआ है कि सरकार संपत्ति के पुनर्वितरण का प्रयास करेगी। पुनर्वितरण मतलब ऐसा नहीं कि अमीर को छीन के गरीब को दे देगी, ये नहीं है। गरीब को भी पर्याप्त सुविधाएं, संसाधन मिले, इसका सरकार प्रयास करेगी। वहीं दूसरी, जहां एक और आपके देश में बेहद गरीबी है, 80 करोड़ लोगों को आपको राशन देना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर आपके देश का सबसे धनी व्यक्ति जो है वो इस तरह की शादी कर रहा है। तो ये क्या है? आपके देश में संपत्ति के पुनर्वितरण की विफलता को दर्शाता है कि जो आपका पुनर्वितरण का प्रोजेक्ट था कि भाई हम संपत्ति का पुनर्वितरण करेंगे, वो पुनर्वितरण आप ठीक से कर नहीं पाए, क्योंकि इतनी एक्स्ट्रा इनकम कई लोगों के पास है कि वो ऐसे हजारों करोड़ रुपए जो है वो विवाह इत्यादि में भी खर्च कर सकते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। इसके अलावा संपत्ति का सही उपयोग जो है, जैसे कि मैंने ही आपको अभी ये पॉइंट बताया था कि संपत्ति के खर्चे से आर्थिक गतिविधि होती है, लेकिन जो भाई नकारात्मक अर्थशास्त्री होते हैं, आलोचनात्मक अर्थशास्त्री होते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई इसमें क्या है, आप भाई ठीक है, बात सही है, इससे लाभ होगा, लेकिन ज्यादा लाभ जो होता है वो निवेश से होता है। निवेश जो होता है हमेशा वो उपभोग से कहीं ज्यादा लाभदायक होता है। और अगर आप पूंजीवादी व्यवस्था को भी समझेंगे तो पूंजीवाद हमेशा इस बात की वकालत करता है कि उपभोग उतना नहीं होना चाहिए, निवेश ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो भाई अब जो है निवेश, अब इस संपत्ति का आपने उपभोग कर लिया, इसका आपने शादी में खर्चा कर लिया, इसका आप निवेश अगर करते तो आपके समाज को ज्यादा लाभ मिलता। तो यह भी एक इसके बारे में कहा जा रहा है। अब अगर हम सामाजिक तौर पर देखें तो एक और जो इसकी प्रमुख आलोचना है वो क्या है? वो आलोचना है सामाजिक,
कि भारत में अभी भी हम सभी जानते हैं कि शादियों में होने वाला खर्चा जो है वो एक बहुत बड़ी सामाजिक कुरीति है। इसको आप नकार नहीं सकते। भाई भारत में शादी का जो खर्चा है, विवाह का खर्चा जो है, ये मैं किसी सामाजिक कुरीति से कम नहीं मानता। भाई ये बात तो हम जानते ही हैं कि किस तरह से गांव वगैरह में, या गांव में क्या शहरों में, लोग कर्जा लेते हैं अपने घर परिवार में बच्चों बच्चियों की शादी करने के लिए और उसके बाद उस कर्जे में डूब जाते हैं। यह आपको मैंने बताया है पहले भी कई बार इकोनॉमिक्स की क्लासेस में कि कई सारी सरकार की ऋण योजनाओं का दुरुपयोग ही इसलिए होता है। लोग शादी लेते हैं कि, लोग माफ कीजिएगा, कर्जा लेते हैं कि उसका हम उपयोग करेंगे और उस कर्जे से बच्चों की शादियां कर देते हैं। अक्सर भारत में जो लड़कियों की भ्रूण हत्या होती है, वो भ्रूण हत्या का भी एक बड़ा कारण यह है कि वृहत विस्तृत शादी करने के लिए जो लड़की के परिवार वाले होते हैं वो दबाव में आ जाते हैं और वो अत्यधिक खर्चा कर देते हैं। और इस खर्चे से बचने के लिए कई बार की लड़कियां इसीलिए बोझ भी मानी जाती हैं समाज में कि भाई उनकी शादी में तो बहुत खर्चा करना पड़ेगा, तो इसीलिए लड़कियों को पैदा मत होने दो। तो ऐसे में समाज का जो उच्च वर्ग है, समाज का जो संभ्रांत वर्ग है, उसकी नैतिक जिम्मेदारी यह बनती है कि वो कम खर्चे में सादी शादी करके, जो है सादा विवाह करके, समाज के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करें। अब ये अंबानी साहब ने जिस तरह की शादी करी है, इसके बाद निश्चित तौर पर बाकी परिवारों पर भी समाज में एक जो प्रभाव पड़ेगा वो बहुत ज्यादा पड़ेगा। बाकी लोग भी इतनी बड़ी तो खैर नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितनी उनकी हैसियत है, जितनी उनकी क्षमता है, उससे बड़ी शादी करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक जो समाज पर प्रभाव माना जा सकता है, यह नकारात्मक माना जा सकता है। ठीक है जी। तो भाई यही था, इतनी ही बात मेरे को आपको बतानी थी अनंत अंबानी साहब की शादी के लिए। भाई मैं अनंत अंबानी और उनकी पत्नी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं आशा करता हूं कि उनका जीवन बहुत अच्छा जाएगा, बहुत सुखमय जाएगा। और कभी भी आप भी किसी के भी विवाहित जीवन के बारे में, किसी अन्य चीज के बारे में नकारात्मकता मत फैलाइएगा। लेकिन इस एनालिसिस को समझना बहुत जरूरी है। इसका आप यूपीएससी में कई जगह पर उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही। मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच, जो कि प्रतिज्ञा बैच है, जिसमें अगर आप प्री क्वालिफाई करेंगे तो फीस रिफंड हो जाएगी, 18 तारीख यानी कि कल सुबह 8 बजे शुरू होने वाला है। तो एजे लाइव कोड लगा के उससे आज ही जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।